रात का अंधेरा गहरा चुका था। तेज बारिश हो रही थी। बिजली की कड़क के साथ ही एक सरकारी गाड़ी एक छोटे से गांव में आकर रुकी। चमचमाती सफेद गाड़ी, लाल बत्ती की हल्की चमक और साथ में सुरक्षा गार्ड। पूरा गांव सन रह गया। कौन आया है? गांव के लोग कानाफूसी करने लगे। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक युवक बाहर निकला। कड़क वर्दी, चेहरे पर तेज, आंखों में आत्मविश्वास। यह वही लड़का था जो कुछ साल पहले इसी गांव से पढ़ने के लिए गया था। आज वह जिला कलेक्टर बनकर लौटा था, लेकिन उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थीं। वह सीधा अपने घर की ओर बढ़ा, जहां उसके माँ बाप और भाई दरवाजे पर खड़े थे। जैसे ही उसकी माँ ने उसे देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन वह बिना रुके सीधा अपने भाई के पास गया, जिसने सालों पहले उसे घर से निकाल दिया था। भाई, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन क्या तुम खुद को माफ कर सकते हो? उसका भाई सिर झुकाकर खड़ा था। तभी उसने एक सवाल पूछा, भाभी कहाँ है? और बस ये सवाल सुनते ही उसकी माँ जोर जोर से रोने लगी। भाई की आंखों में शर्मिंदगी तैरने लगी। पूरा गांव सांस रोक कर देख रहा था। मुझे मेरी भाभी से मिलना है, जिनके बलिदान के बिना आज मैं यहां तक नहीं पहुंचता। अब कहानी की शुरुआत एक मध्यम वर्गीय परिवार की एक होनहार लड़की से, जिसका नाम सुमन था। वह पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन एक साधारण परिवार से थी। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और मां गृहिणी थी। घर में एक छोटा भाई भी था, जो अभी ग्रेजुएशन कर रहा था। एक दिन सुमन जब कॉलेज जा रही थी, तभी उसकी मुलाकात रवि नाम के लड़के से हुई। रवि एक बड़े व्यापारी का बेटा था, बहुत पैसे वाला, लेकिन घमंडी और पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर। पहली नजर में उसे सुमन पसंद आ गई। उसने अपने पिता से कहा कि वह सुमन से शादी करना चाहता है। रवि के पिता सेठ गोपाल दास ने सुमन के घर जाकर रिश्ता रखा। पहले तो सुमन के माता पिता को यकीन ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा घर उनके यहाँ रिश्ता भेज सकता है। लेकिन जब सेठ जी ने जोर दिया, तो उन्होंने सोचा कि शायद ये उनकी बेटी की किस्मत है। सुमन भी पहले मना कर रही थी, लेकिन घर वालों के दबाव और हालात को देखते हुए उसे शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। जब सुमन पहली बार अपने ससुराल पहुंची, तो उसकी आंखों में हजारों सपने थे। सजी सजाई हवेली, बड़ी बड़ी दीवारें, भारी सोने चांदी के जेवरों से लदी सास, नौकर चाकरों की लंबी कतार। सब कुछ वैसा ही था जैसा किसी भी लड़की के लिए एक राजकुमारी की तरह महसूस होता। रवि के परिवार के लोग बहुत अमीर थे, लेकिन सुमन ने महसूस किया कि रिश्तों में वह गर्मजोशी नहीं थी जो उसके अपने छोटे से घर में थी। उसके सास ससुर अपने बड़े बेटे रवि की हर बात को पत्थर की लकीर मानते थे। रवि ने कभी किसी की न सुनी थी और घर के लोग भी उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते थे। पहली रात जब सुमन अपने पति के पास गई, तो उसने प्यार और अपनापन पाने की उम्मीद की थी। लेकिन रवि का पहला सवाल ही कुछ और था। तुमने मेरे घर में आने के बाद सबसे पहले क्या सोचा? सुमन ने झिझकते हुए कहा, बस यही कि ये घर मेरा भी है और मैं इसे प्यार और अपनेपन से भर दूंगी। रवि हंस, प्यार और अपनापन? ये कोई फिल्मी दुनिया नहीं है। यहाँ सब कुछ पैसे से चलता है। देखो, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो इस घर की बहू बन गई। अब ज्यादा सोचो मत, जैसा कहूं वैसा ही करना। सुमन कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि समय के साथ रवि उसे समझेगा। कुछ दिन बाद जब सुमन ने हिम्मत जुटाकर रवि से कहा कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है, तो रवि ने उसका मजाक उड़ाया। पढ़ाई? तुम कलेक्टर बनोगी क्या? मेरे घर की बहू को पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं। अब ये सब छोड़ो और घर संभालो। सुमन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा था कि शादी के बाद भी वह अपने सपनों को पूरा कर पाएगी, लेकिन यहाँ तो उसे सपने देखने की भी इजाजत नहीं थी। उसने सास से बात करने की कोशिश की। मां जी, मैं पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। क्या मैं अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ? सास ने आंखें तरेर कर कहा, बहू, हमारे घर की औरतें घर की इज्जत होती हैं। उनका काम घर संभालना होता है, किताबों में सिर खपाना नहीं। जितनी जल्दी इस घर के तौर तरीके सीख जाओगी, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। सुमन का मन बैठ गया। वह दिन ब दिन महसूस करने लगी कि यह घर सिर्फ इन पत्थरों की हवेली है, जहां पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन इंसानियत और प्यार की गहरी कमी है। रवि की बेरुखी धीरे धीरे बढ़ती गई। वह दिन भर बिजनेस में व्यस्त रहता, दोस्तों के साथ बाहर रहता और जब घर आता तो सुमन से मुश्किल से दो शब्द भी बोलता। अगर सुमन कुछ कहने की कोशिश भी करती तो वह गुस्से से चीख पड़ता।
ज्यादा बकबक मत किया करो, मुझे सिर दर्द होने लगता है। रात में जब सुमन इंतजार करती कि रवि शायद उससे दो बातें करेगा, उसकी परवाह करेगा, तो रवि या तो फोन में लगा रहता या फिर सोने की जल्दी में रहता। कई बार सुमन अकेले कमरे में बैठकर रोती। उसे अपने मायके की याद आती। वहां प्यार था, अपनापन था, भले ही पैसे कम थे, लेकिन सुकून था। यहाँ तो वह एक सोने के पिंजरे में बंद थी। देवर अजय सुमन का एकमात्र सहारा। इस घर में अगर कोई था जो सुमन की भावनाओं को समझ सकता था, तो वह था रवि का छोटा भाई अजय। अजय पढ़ने में बहुत अच्छा था और कलेक्टर बनने का सपना देखता था। जब सुमन को पता चला कि अजय को भी अपने सपनों को पूरा करने में मुश्किलें आ रही हैं, तो उसने उसे प्रेरित करना शुरू किया। अजय भी धीरे धीरे सुमन की हालत समझने लगा। एक दिन उसने कहा, भाभी, आप खुश नहीं है ना? सुमन ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। ऐसी कोई बात नहीं अजय, बस सब कुछ नया है, समय लगेगा। लेकिन अजय समझ गया था कि भाभी के दिल में बहुत दर्द है। एक दिन जब रवि ने सुमन को बहुत बुरी तरह डांटा और कमरे से बाहर निकाल दिया, तो वह रोती हुई अपने सास ससुर के पास गई। मां जी, पिताजी, रवि मुझसे बात भी ठीक से नहीं करता, मैं क्या करूं? सास ने ठंडे स्वर में कहा, बेटा, शादी का मतलब होता है समझौता करना। जब हमने इतना सह लिया, तो तुम क्यों नहीं सह सकती? पिताजी ने भी यही कहा, रवि जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर लो। बहू, पैसा सब कुछ होता है, और तुम्हारे पास आज जितना पैसा है उतना बहुत कम लड़कियों के नसीब में होता है। सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या एक औरत के लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है? प्यार, सम्मान, आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं? सुमन ने अब अपनी लड़ाई खुद लड़ने की ठान ली। उसने सोचा कि अगर वह अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं कर सकती, तो कम से कम अपने देवर अजय की जिंदगी संवार सकती है। उसने अजय को प्रेरित किया कि वह अपने सपनों को न छोड़े। जब अजय को पैसे की जरूरत पड़ी, तो उसने अपने गहने बेचकर उसे पैसे दिए। तुझे कलेक्टर बनना ही होगा। अजय की आंखों में आंसू आ गए, पर सुमन को यह पता नहीं था कि इस फैसले की उसे कितनी बड़ी सजा मिलने वाली थी। जब यह सच रवि को पता चला, तो उसने गुस्से में सुमन को घर से निकाल दिया। सुमन जब उस हवेली से निकली थी, तो उसके हाथों में कुछ भी नहीं था। शादी के समय जो चमक दमक, गहने और सपने उसने देखे थे, वे सब उसी हवेली के दरवाजे के अंदर छूट गए थे। पैरों में सिर्फ बेबसी की धूल थी और दिल में एक ही सवाल, अब कहां जाऊं? वह अपने मायके पहुंची, लेकिन वहां भी कोई खुशी से उसका स्वागत नहीं कर रहा था। मां पहले ही बीमार थी, पिता बूढ़े हो चुके थे और भाई खुद अपने परिवार का पेट पालने में असमर्थ था। बेटी, हम तेरा बोझ नहीं उठा सकते, पिता ने रुंधे गले से कहा। सुमन ने कोई शिकायत नहीं की। वह समझ चुकी थी कि अब उसे खुद अपने लिए लड़ना होगा। सुमन ने काम की तलाश शुरू की, लेकिन एक औरत जो कभी बड़े घर की बहू थी, उसे कोई भी काम देने को तैयार नहीं था। सेठानी थी, अब झाड़ू पोंछा करेगी? लोग हंसते। लेकिन सुमन के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपना घमंड छोड़ दिया और घर घर जाकर झाड़ू पोंछा करना शुरू कर दिया। गर्मियों में पसीना बहता, सर्दियों में हाथ अकड़ जाते, लेकिन सुमन रुकी नहीं। वह बस एक ही चीज याद रखती थी, मेरा देवर पढ़ रहा होगा, उसे पैसे की जरूरत होगी। हर महीने की बचत में से वह थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर अपने ससुर को भिजवा देती थी, ताकि अजय की पढ़ाई में कोई कमी न हो। कई बार ऐसा भी हुआ जब सुमन के पास खुद खाने को कुछ नहीं होता। एक दिन पूरे दिन काम करने के बाद जब वह घर लौटी, तो पता चला कि खाने को कुछ भी नहीं था। उसने अपनी मां के लिए बचा हुआ एक टुकड़ा दे दिया और खुद खाली पेट सो गई। उस रात भूख से उसका सिर चकरा रहा था, लेकिन दिल में बस एक ही बात थी, अगर मेरा देवर कलेक्टर बन गया, तो मेरा हर दर्द सफल हो जाएगा। कुछ महीनों बाद अजय की पढ़ाई का अंतिम चरण आ गया। उसे कोचिंग के लिए और पैसे की जरूरत थी। सुमन के पास कुछ भी नहीं बचा था। फिर उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, अपने गहने बेचने का। वह रात को अकेले अपनी मां के पुराने गहने लेकर सेठ के पास गई। सेठ जी, जो भी कीमत मिले मुझे दे दीजिए। सेठ ने पहले उसे ताने दिए, लेकिन फिर पैसे दे दिए। सुमन ने वह पैसे उसी रात अपने ससुर को भिजवा दिए, बिना किसी को बताए। उसके पास अब कुछ नहीं था, ना गहने, ना सम्मान, ना घर और ना ही कोई पहचान। लेकिन उसकी उम्मीद जिंदा थी। वह दिन भी आया जब अजय कलेक्टर बन गया, लेकिन उसे इसकी खबर नहीं थी।
एक दिन जब वह झाड़ू पोंछा करने जा रही थी तो गांव में चर्चा थी, अजय कलेक्टर बन गया। सुमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन खुशी के। मेरा बलिदान सफल हुआ, उसने मन ही मन कहा। लेकिन अब एक और सवाल था, क्या अजय कभी लौट कर आएगा? गांव में अचानक हलचल मच गई थी। खबर आई थी कि गांव में एक कलेक्टर आ रहा है। सरकारी गाड़ी, लाल बत्ती और पुलिस का काफिला हवेली के सामने रुका कि लोग इकट्ठा हो गए। कोई बहुत बड़ा आदमी आया है। लेकिन जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला, हर कोई स्तब्ध रह गया। अंदर से निकला अजय, अब एक रौबदार कलेक्टर। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, चाल में आत्मविश्वास और चेहरे पर वही मासूमियत जो उसकी भाभी ने हमेशा देखी थी। लेकिन एक फर्क था, अब वह कमजोर नहीं था। अब वह अपनी भाभी के सम्मान की लड़ाई लड़ने आया था। अजय ने घर के अंदर कदम रखा। माँ पिता पहले तो उसे देखकर रो पड़े, लेकिन वह अपनी भाभी को तलाश रहा था। उसकी आवाज गूंज उठी। पूरा घर चुप था। रवि ने सिर झुका लिया। तुम्हारी वजह से मैंने उन्हें घर से निकाल दिया। अजय के चेहरे पर गुस्सा दौड़ गया। तुम्हें कभी यह महसूस हुआ कि जिसने हमें संभाला, उसकी जिंदगी हमने नर्क बना दी? रवि ने सिर झुका लिया। माँ बाप भी रोने लगे। बेटा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अजय ने अपनी जेब से एक सरकारी कागज निकाला और हवेली के टेबल पर पटक दिया। ये हवेली अब मेरी है। रवि चौंक गया। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कानून हूं और कानून से बढ़कर कुछ नहीं। अजय की आवाज कठोर थी। जब मेरी भाभी इस घर के लायक नहीं थी, तो ये घर भी अब तुम्हारे लायक नहीं है। घर वालों के चेहरे सफेद पड़ गए। लेकिन भाभी को वापस लाए बिना मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा। सुमन की हालत देखकर अजय अपने सरकारी काफिले के साथ सीधा वहां पहुंचा जहां उसकी भाभी काम कर रही थी। उसने देखा, सुमन एक घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। चेहरे पर थकान, कपड़े मैले और आत्मसम्मान कुचल चुका था। उसका कलेजा फट गया। भाभी! सुमन ने चौंक कर देखा। वह कांप उठी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अजय ने आगे बढ़कर उसके पैरों को छू लिया। आज जो कुछ भी हूं, आपके कारण हूं। लेकिन आपने खुद को इस हालत में क्यों डाल दिया? सुमन रोने लगी। मुझे तो बस इतना पता था कि मेरा देवर कलेक्टर बनेगा और मेरा बलिदान सफल होगा। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए थे। सबकी आंखों में गुस्सा था। अजय ने सबके सामने घोषणा की, आज से मेरी भाभी इस गांव की सबसे सम्मानित महिला होंगी। उसने खुद अपनी सरकारी गाड़ी का दरवाजा खोला और कहा, भाभी, अब इस गाड़ी में बैठिए, क्योंकि यह आपकी तपस्या का फल है। सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। मैं बस अपनी इज्जत वापस चाहती थी अजय। अजय ने सिर झुका लिया। इज्जत सिर्फ वापस नहीं होगी भाभी, बल्कि पूरे गांव के सामने आपको देवी की तरह सम्मान मिलेगा। गांव वालों ने तालियां बजाई और हवेली की ओर बढ़ते काफिले के साथ सुमन सम्मान के साथ अपने घर लौटी। समय बीत गया। अजय अब गांव और शहर दोनों जगह सम्मानित था। उसकी मेहनत और भाभी के बलिदान की कहानियां दूर दूर तक फैल गई थीं। फिर एक दिन उसकी मां ने उसे बुलाया। बेटा, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अजय चुप रहा। वह जानता था कि शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का संगम होता है। लेकिन उससे पहले वह अपनी भाभी को सम्मान दिलाना चाहता था। पूरा परिवार लड़की देखने गया। जैसे ही वह पहुंचे, लड़की का परिवार बहुत आदर से मिला। परंपरा के अनुसार लड़का और लड़की को आमने सामने बैठाया गया। लेकिन अजय ने बात शुरू करने से पहले एक शर्त रखी। इस रिश्ते से पहले मैं आपको अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बताना चाहता हूँ। पूरा कमरा शांत हो गया। आज जो कुछ भी हूँ, सिर्फ एक महिला की वजह से हूँ। सबने चौंक कर उसकी ओर देखा। वह मेरी मां नहीं, बल्कि मेरी भाभी है। लड़की और उसके माता पिता हैरान रह गए। जब मैं कुछ भी नहीं था, तब मेरी भाभी ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। उन्होंने अपने गहने बेचे, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाया और खुद भूखी रहकर भी मुझे पढ़ाया। जब मेरे भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया, तब भी उन्होंने बदला नहीं लिया, बस मेरी सफलता की प्रार्थना की। उसकी आवाज भावुक हो गई। अगर कोई लड़की मेरी पत्नी बनना चाहती है, तो उसे यह मानकर चलना होगा कि मेरी भाभी मेरे लिए मां से बढ़कर है। कमरे में सन्नाटा छा गया। लड़की का जवाब समलड़की ने सिर झुका लिया और हल्के से मुस्कुराई। जिस घर में बहू को देवी की तरह पूजा जाता है, उस घर की बहू बनने में गर्व होगा। उसकी आंखों में आदर झलक रहा था। लड़की के पिता ने अजय की ओर देखा।
आज पहली बार हमने ऐसा दामाद देखा जो अपनी पत्नी से पहले अपनी भाभी की इज्जत करता है। उस दिन न सिर्फ अजय की शादी तय हुई, बल्कि उसकी भाभी को वह सम्मान मिला जिसकी वह हकदार थी। जब मंडप में फेरे चल रहे थे, तब अजय ने अपनी भाभी को बुलाया। भाभी आशीर्वाद दीजिए। सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। आज मैं खुद को धन्य मानती हूं अजय। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि जिस महिला को एक समय अपमानित करके घर से निकाला गया था, आज वही पूरे परिवार की नींव थी। सुमन का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा।